तो मेरा स्टार्टअप शुरू करने का पर्पस ही वुमेन्स रही हैं। सफ़र बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ रहा है, चैलेंजेस के साथ रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था कि पहाड़ी लोगों को ही पहाड़ी प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को समझाना। माइग्रेशन उन जगहों से ज़्यादा हुआ है जहाँ पे रोड भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, बेसिक फैसिलिटी भी है। हाँ बिल्कुल, मिलेट्स बच्चे इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे नॉर्मल रूटीन से अलग है, वो फैंसी नहीं दिख रहा है। वो मेरे साथ काम करती हैं लेडीज़, तो जो उनका टाइमिंग होता है उस टाइमिंग में भी आधा घंटा मैं उनके लिए निकालती हूँ कि आपको बैठ के ये चीज़ पढ़नी है। पहाड़ से निकल के यहाँ पे आना और एक नेशनल टेलीविज़न पे पहुँचना और इस स्टेज में आके अपनी बात को कहना और हिमालयन गोल्ड प्रोडक्ट्स को लेके आना। नमस्कार, मैं आपके साथ दीपा शर्मा। स्वागत है आपका अमर उजाला की इस खास सीरीज छाप में। 10 सालों का सफल करियर, लेकिन मन में सवाल एक ही, जब महिलाएं मेहनत करती हैं तो आर्थिक रूप से मजबूत क्यों नहीं? इस सवाल ने आज के हमारे मेहमान को ऐसा झकझोरा कि उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़कर मिलेट्स के साथ स्टार्टअप शुरू कर दिया, जो आज एक ब्रांड बन चुका है। इस ब्रांड के जरिए जुड़कर महिलाएं अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं। साथ ही देश की 40 महिला उद्यमियों में शामिल होकर उन्होंने लीडरशिप का खिताब भी जीता। तो आइए मिलते हैं गौराज और नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था के फाउंडर सुमन नैनवाल जी से। हम स्वागत है आपका अमर उजाला के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मिलेट्स को लोग कितना पसंद कर रहे हैं? मुझे लगता है मिलेट आज की डेट में एक क्रांति बन चुका है, न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी। जो 2023 का मिलेट ईयर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने घोषित किया, उसके बाद से पूरा जो देश है, या कहूँ पहाड़ी क्षेत्र है या देश है या विदेश है, मिलेट्स एक यूनिक प्रोडक्ट ना होते हुए भी, मतलब बहुत ट्रेडिशनल प्रोडक्ट था लेकिन एक नए यूनिक प्रोडक्ट की तरह उभरा है और लोगों के मन में एक अवेयरनेस तो आ ही रही है मिलेट्स को लेके। और बट स्टिल इस पे काम करने की तो ज़रूरत है ही। 10 साल का सफल करियर, ऐसा क्या वाक़या रहा जो आपने नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू किया और जो आज ब्रांड बन चुका है? 10 साल का सफल करियर तो रहा ही है, बट करियर के दौरान या काम करते के दौरान हमेशा कुछ ना कुछ होता है जो आपके दिमाग में होता है। मुझे लगता था कि हम हर कोई अपनी जर्नी में है, हर कोई अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए काम कर रहा है, बट मेरी लाइफ कुछ अलग है। मेरी लाइफ का एक पर्पस है, एक मतलब मैं सिर्फ ऐसे ही आई और ऐसे ही कुछ काम किया और ऐसे ही चली गई, तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ का एक पर्पस हो, पर्पस ड्रिवन लाइफ हो। मैं सिर्फ अपने लिए ना जीऊँ बल्कि सोसाइटी के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं, और इसकी वजह से मैंने अपना सफल करियर क्विट किया और स्टार्टअप शुरू किया। किस प्रोफेशन में थे आप? मैंने DIT यूनिवर्सिटी से MCA किया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और 10 साल अपना करियर पूरा किया और उसके बाद उसको क्विट करते हुए फूड इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया जो आज एक ब्रांड बन चुका, तब से लेकर अब तक का सफ़र कैसा रहा और महिलाओं को इसमें कैसे जोड़ रहे हैं? तो मेरा स्टार्टअप शुरू करने का पर्पस ही वुमेन्स रही हैं। मैंने बचपन से अपने चारों तरफ वुमेन्स को स्ट्रांगली हमेशा खड़े होते देखा, काम करते देखा, लेकिन फाइनेंशियली हमेशा दूसरे पर डिपेंडेंट देखा। अपनी मम्मी को देखा, वो हमेशा मेरे लिए एक एग्जाम्पल रही हैं और उनका हमेशा ये मानना था कि तुम्हें अपने पैरों पे हमेशा खड़ा तो होना ही है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहना है, और उनके लिए हमेशा उन्होंने हम पे मेहनत करी। और यही मेरा पर्पस भी रहा, बचपन से ही रहा कि मैं अपनी लाइफ को एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस तो लेके ही आऊँ, बट ऐसी सारी महिलाओं के लिए भी कुछ करूँ जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इतना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होता है। किसी कारणवश अगर वो सिंगल भी हो जाती हैं, तब भी वो अनएजुकेटेड होते हुए भी अपनी बच्चों को बहुत सम्मान के साथ पालती हैं। तो जब मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे लगा कि बड़े होकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो बनूंगी ही बनूंगी, बट ऐसी महिलाओं के लिए ज़रूर काम करूंगी जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है लेकिन स्किल्ड हैं, और उनके अंदर वो पैशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऑनेस्टी है, और उनको पूरा हक है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों। और इसी की वजह से स्टार्टअप की शुरुआत हुई। आज 100% वुमेन्स टीम के साथ मैं काम कर रही हूँ। सफ़र
बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ रहा है, चैलेंजेस के साथ रहा है, क्योंकि मैं खुद फूड बैकग्राउंड से नहीं हूँ। तो सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि फूड इंडस्ट्री में घुसना, बहुत डाउट थे, फेयर थे, लेकिन विजन एकदम क्लियर था। विजन ये था कि पर्पस ड्रिवन लाइफ चाहिए, वुमेन्स के लिए काम करना है और अपने हिमालयन ग्रोन जो हमारा लोकल प्रोडक्ट है उसको ग्लोबल स्टेज तक लेके जाना है। तो इसी विजन ने मुझे हमेशा पुश किया, इसी वाई ने हमेशा पुश किया, और ये जो छोटा सा स्टार्टअप था आज ब्रांड इसी वजह से पहुंचा है। तो जब कोरोना स्टार्ट हुआ, वो वाई हमेशा जो वुमेन्स के लिए करने का था वो हमेशा दिमाग में तो चलता ही रहता था थ्रू आउट द करियर, बट एक समझ में नहीं आ रहा था कि स्टेप कहाँ से लूँ, क्या ऐसा करूँ, क्योंकि होता है ना कि जब आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही होती है तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वहाँ पे कोई ब्रेक्स आए, और वो स्मूथ लाइफ को इतना बड़ा ब्रेक मार के लाइफ को शिफ्ट करना, मतलब वो बहुत बड़ा वो था कि वो स्टेप कैसे लूँ। तो कोरोना के बाद जब एक ऐसी महिला मेरी लाइफ में आई जिन्होंने कोरोना में अपने हस्बैंड को खो दिया था और वो पूरी तरीके से फाइनेंशियली दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गई थी, और जब वो मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि अगर मैं इनको आज कुछ दे के इनकी हेल्प करती हूँ तो कहीं ना कहीं उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी वो एक हर्ट होगा, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज मैंने इनको कुछ हेल्प किया तो इनके आंखों में हमेशा वो एहसान वाली फीलिंग रहेगी जो मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि इनके अंदर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी अपने पैरों पे खड़ी हूँ, ताकि वो अपनी बेटियों के लिए, जो 2 बेटियां हैं उनके लिए भी एक एग्जाम्पल सेट करें। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब नहीं तो कभी नहीं, अगर आज मैंने वो स्टेप नहीं लिया तो कभी नहीं ले पाऊंगी, और स्टेप भी लूंगी। और सबसे पहली जो मेरी स्टाफ होगी वो यही लेडी होगी, और वही लेडी मेरी फर्स्ट स्टाफ भी है और आज तक मेरे साथ जुड़ी भी है। आपने भारत की सबसे बड़ी मिलेट्स रैली निकाली, कितना लोग इससे प्रभावित हुए और तब से लेके अब तक कितना बदलाव देखती हैं? इस स्टार्टअप के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरी लाइफ में रहा वो यही रहा कि मिलेट्स को लेके, या हमारे जो उत्तराखंड का हिमालयन ग्रोन प्रोडक्ट्स है इसको लेके अवेयरनेस लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था कि पहाड़ी लोगों को ही पहाड़ी प्रोडक्ट की वैल्यूज को समझाना। तो एक बड़े रीच तक पहुंचना, ज़्यादा जागरूकता करना, ये मतलब छोटे छोटे नोट्स के साथ, वॉइसेस के साथ पहुंचाना बहुत मुश्किल लग रहा था। तो फिर उस दिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने फिर डिसाइड किया कि अब हमें एक बड़ी आवाज़ बनना पड़ेगा, ताकि हम बड़े जनसमूह के साथ, बड़े ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होके इसको हम एक मुहिम की तरह, एक मूवमेंट की तरह लेके आए कि जो हमारा हिमालयन ग्रोन प्रोडक्ट्स है, ये कोई भी प्रोडक्ट है या वो मिलेट्स है या कोई भी प्रोडक्ट है, ये कितना इम्पोर्टेंट है, जो ग्रो कर रहा है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी लाइफ में कैसे चेंज ला सकता है, जो कंज्यूम करने वाला है वो उसकी लाइफ में वो क्या चेंजेस लेके आएगा। इसकी वजह से हमने एक इंडिया के लॉन्गेस्ट 300 किलोमीटर्स की एक मिलेट अवेयरनेस साइकिल रैली करी, जिसमें 50 साइकिलिस्ट थे ऑल ओवर इंडिया से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और एक बहुत बड़ी टीम थी। देहरादून से इसकी शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री आवास से, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के लास्ट विलेज मुंदोली तक गया था। इसका जो पर्पस था वो रिवर्स माइग्रेशन का एक मैसेज भी देना था हमें, इसलिए हम ये शहर से लेकर गांव तक वापस उल्टा मतलब लेके गए रैली को। इसमें हमने 5 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। इस 5 डेज में, इस 300 किलोमीटर्स में हमें जितने भी लोग, बहुत सारे जनसमूह मिले, एसएचजी ग्रुप से हमने कॉन्वर्सेशन किया, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या मैं कहूँ निगम्स के ऑफिस, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इनवाइटेड थे, जिनको हमने एक ग्रुप के तरीके से हमने उनके साथ मीटिंग्स ली, उनको अवेयर किया। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे थ्रू आउट 5 डेज हमने वही प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, मतलब हमें खाना भी वही था। और इन 5 दिनों में 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आप लगा लीजिए कि ये इतना बड़ा, मतलब एक मुहिम की तरह, एक मूवमेंट बन गया कि हर किसी की जुबान पे यही था कि मिलेट क्रांति आएगी, मिलेट क्रांति तो ज़रूर आएगी। जब हम लास्ट विलेज मुंदोली में गए तो पूरा ट्रेडिशनल थीम पे वहाँ के लोगों ने वेलकम किया। जो 50 साइकिलिस्ट और जो पूरा मीडिया, पूरा चैनल इसको कवर कर रहा था, वो लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो वो पूरा, जब उन्होंने पूरा पहाड़ी कल्चर में, पहाड़ी रिचुअल्स के साथ, वही पहाड़ी घरों में रहना
और पहाड़ी फूड को ही खाना, जब उसको खाया, उस सारी चीज़ों को देखा, तब हमने लास्ट में इस चीज़ को मतलब वहाँ पे मुंदोली में इस चीज़ को सबको यही चीज़ें एक्सप्लेन करी कि रिवर्स माइग्रेशन इज़ नॉट कि आप बाहर सब कुछ छोड़ छाड़ के घर आ जाओ, है ना। माइग्रेशन हर जगह से हो रहा है, शहरों से भी एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, गाँव से भी एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है। हम लोग भी देहरादून रह रहे हैं, लेकिन हम अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड हैं। हम लोग वहाँ जाते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली जाते हैं, बच्चे जाते हैं, कनेक्टेड हैं। बट छोटी छोटी जॉब्स के लिए बाहर जाना और ऐसे मतलब पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहना, अनहेल्दी फूड खाना और फिर इतना लाइफ को सफ़र करना, उससे अच्छा है कि आप घर में रहो, गांव में इतना अच्छा एनवायरनमेंट में रहो। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। जब वो लोग गांव गए तो गांव को एक नया एंगल मिला। मतलब गांव वालों ने ये कहा कि अगर इतने सारे लोग यहाँ पे आके गांव में इस तरीके के माहौल में रह सकते हैं, चूल्हे की रोटियों में खाना खा सकते हैं, तो एक नए तरीके का टूरिज्म यहाँ पे डेवलप हो सकता है। और उसी दिन से वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोगों ने ये डिसाइड किया, हमने उनके साथ डिस्कशन किए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमारे यहाँ पे जो लोग यहाँ पे हैं वो अपने घरों को एज ए होम स्टे रन करेंगे और उनके जो भी ट्रेडिशनल घर हैं वहाँ पे यात्रियों को वहाँ पे ठहराएंगे और अपना ही ट्रेडिशनल फूड उनको खिलाएंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि बाहर के लोग इसको कितना पसंद कर रहे हैं। तो वो रिवर्स माइग्रेशन अपने आप ही हो गया। मतलब जितने सारे लोग ये सोच रहे थे कि उनको छोड़ के अब भागना है, उतने सारे लोगों को एक नया एंगल मिल गया कि हमें यहाँ रह के भी हमारे पास कितने सारे पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो इसी मोमेंट के साथ, मतलब इसी उद्देश्य के साथ हमने ये जो मिलेट अवेयरनेस साइकिल रैली की थी। आपने रिवर्स माइग्रेशन का संदेश दिया। क्या आपको लगता है गांव में अगर मूलभूत सुविधाएं जुटा दी जाएं और रोजगार के अवसर दे दिए जाएं, ये उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प होगा जो पलायन कर गए हैं? मुझे लगता है रिवर्स माइग्रेशन, मतलब हमने खुद ऑब्जर्व किया है कि रिवर्स माइग्रेशन ऐसी जगहों से नहीं हुआ है जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है। रिवर्स माइग्रेशन उन जगहों से ज़्यादा हुआ है जहाँ पे रोड भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, बेसिक फैसिलिटी भी है। ये हमारा खुद का 5 साल का अनुभव है जो हमने खुद महसूस किया है। मुझे लगता है इसका बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की जो ऑलरेडी रन हो रही हैं विलेजेस में। स्वरोजगार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे वो डेली वेजेस उनको मिल रहा है, फ्री राशन मिल रही है, बहुत सारे खेत हैं, फ्री रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास फ्रीली अवेलेबल हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो मानसिकता की कमी है, वो मिसिंग है कि हमें लगता है कि जो गांव में रह रहा है वो भी उतना वैल्यूबल है। मतलब मुझे लगता है कि गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो गांव में रह रहा है उसकी वैल्यू थोड़ा कम है, हमारी लाइफ तो ऐसे ही चल रही है। जो लोग शहरों में रह रही हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत ग्लैमरस है, लाइट्स है, घूमना है, सिटी है, फन है, सब कुछ है, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। तो वो एक जो बेसिक फैक्टर हमें समझ में आया कि उन लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे गांव में जो रहना है वो वैल्यूबल नहीं है। इसी के लिए हमने अपने गांव को एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल विलेज की तरह डेवलप करना की पहल शुरू करी। लगभग 1.5 साल हो गए। हमने अपना गांव जो ऑलमोस्ट 20 to 30% माइग्रेट हो चुका है, वहाँ पे होम स्टे बनाया, वो भी पहाड़ी आर्किटेक्चर पे। मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट हैं तो उन्होंने पूरा पहाड़ी आर्किटेक्चर पे बनाया। आज वो सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग है, पूरा हर चीज़ रिसाइकिल हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसमें वेस्टेज होता है, इवन सीवेज भी वेस्ट नहीं होता है उसमें। तो हम उसमें क्या करते हैं कि हम पूरे नेशनली और इंटरनेशनली भी लोग वहाँ पे आके विजिट कर चुके हैं, वहाँ पे हम वर्कशॉप कराते हैं और सिर्फ गांव के जो कल्चर है, गांव की लाइवलीहुड है, गांव की जो एक्टिविटीज़ है, हमारा पहाड़ी फूड है, ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए वो लोग हमारे गांव आते हैं। मतलब सिर्फ इंडिया से नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी लोग वहाँ पे आके विजिट कर चुके हैं। और उस दिन से ये चेंज आया कि जो आदमी या जो लेडी अपना गाय पालन कर रही थी या गोट फार्मिंग कर रही थी या कुछ भी कर रही थी, उसको लगता था यार मेरी तो लाइफ बस ऐसी है, ऐसी चल रही है। लेकिन जब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स उनके आगे आते हैं और वो उनका एज अ मेंटोर समझाते हैं कि अरे यार मेरी लाइफ तो ऐसी है, मैं तो दिन में इतने अर्ली मॉर्निंग उठ रही हूँ, ऐसे सुबह फटाफट ये प्रिपेयर करती हूँ, उसके बाद मैं घास को जा रही हूँ, इतना बड़ा हैवी वेट लेके मैं आती हूँ,
और ये सारे मेरे लाइफ के चैलेंजेस हैं, उसके बाद भी हम इतने फिट एंड हेल्दी हैं, दे इंस्पायर द पीपल्स। और उसके बाद जब सामने वाले लोग उतने सारे, अब इतने सारे लोग जब उनको सुनते हैं तो उनको अपने काम की वैल्यू समझ में आती है, अरे हम भी कुछ वैल्यूबल कर रहे हैं, हमारी लाइफ भी कुछ वैल्यूबल है, मतलब हम हमारी बातें भी ऐसा कुछ है, हम भी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लोग उसे सुनना चाहते हैं, लोग उसे सीखना चाहते हैं। जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं जो काव फार्मिंग पे ही काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अनुभव उस लेडी को है जो दिन रात गायों का देखभाल कर रही है, क्योंकि वो लाइफ लर्निंग कर रही है, एक्सपीरियंस ले रही है। बिल्कुल। तो जब वो लेडी उन बच्चों को या उन लोगों को सिखाती है तो उसके अंदर अपने आप ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और तब उनको समझ में आता है कि हाँ, हमारे यहाँ जो हम रह रहे हैं, हम जो लाइफस्टाइल रह रहे हैं वो शहरों से कितनी अच्छी है। तो इसलिए वो सारी चीज़ें जो बंद हो रही थी वो फिर से रिवाइव हो रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास आएंगे और कम्युनिटी अर्न कर रही है। चमोली जिले का गांव ये है। चमोली जिले का है, नियर गौचर है, और चौकी विलेज है, गांव का नाम चौकी है, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट विलेज पड़ता है, मतलब यहीं से चमोली डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है। तो इसी पर्पस के साथ हम इसको डेवलप कर रहे हैं इस गांव को, कि यहाँ पे इस टाइप का जो अभी तक हमारे उत्तराखंड में सिर्फ एक 4 धाम के लिए या स्पिरिचुअल उसके लिए टूरिज्म आ रहा था, अब हमारे लिए इस टाइप का टूरिज्म भी डेवलप हो कि यहाँ की चीज़ों को सीखने के लिए लोग आएँ, और जब लोग उस चीज़ को सीखने के लिए जब आएंगे तो लोग अपनी चीज़ों की वैल्यू करना शुरू करेंगे। तो जो मिलेट्स है बड़े लोग आराम से खा लेते हैं, लेकिन बच्चे अधिकतर नहीं करते पसंद, तो आपने इसको बच्चों की पसंद कैसे बनाया? हाँ बिल्कुल, मिलेट्स बच्चे इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे नॉर्मल रूटीन से अलग है, वो फैंसी नहीं दिख रहा है ना। उनको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी चाहिए होती है, मेरे अपने बच्चे हैं, उनको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे, प्लेट में बहुत डेकोरेटिव फूड रखा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमें लगता है कि मिलेट्स टेस्टी नहीं होते हैं, या जो भी ट्रेडिशनल फूड है, जो हेल्दी फूड है, ऑर्गेनिक फूड है, वो टेस्टी नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उतने ही टेस्टी होते हैं, आपको बनाने का तरीका आना चाहिए कि उसको बनाना कैसे है, सही तरीके से सही टाइम पे कैसे कंज्यूम करना है, ताकि आप उसका पूरा हेल्थ बेनिफिट ले सकें। दूसरी चीज़ बच्चों के लिए जहाँ तक बात आती है, तो मेरे बच्चों ने खुद से मुझसे डिमांड करी कि मम्मी हर चीज़ आप हेल्दी बना रहे हो, तो इसमें कुछ चेंज लेके आओ कि हमें भी कुछ अच्छा लगने लगे। हर फेस्टिवल में कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ कि जो हम भी कंज्यूम करने लगे। तो हमने मिलेट्स के नूडल बनाना शुरू किया, जिसमें हम रागी और झंगोरा के नूडल्स बनाते हैं। तो वो बच्चों को इतना पसंद आता है, मतलब बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, बार्नयार्ड मिलेट या झंगोरा के नूडल तो बिल्कुल ही अलग नहीं लगते हैं कि वो मैदा के नहीं है, बहुत टेस्टी बनते हैं, लोगों को, बच्चों को पसंद भी आते हैं और अनहेल्दी भी नहीं है। मेरे बच्चे का जब खुद बर्थडे होता है, तो अब जब स्कूल में बर्थडे होते हैं बच्चों के, तो बच्चे छोटे छोटे पैक्स लेके आते हैं, जिसमें थोड़ा डोनट होगा, पेस्ट्री होगा, ये चीज़ें लेके आते हैं। तो मेरे बच्चे घर लेके आ जाते हैं कि मम्मी अब बताओ अब क्या करें, हम ये मिला है, हमें खाना है कि नहीं खाना है। तो मैंने क्या शुरुआत करी, मैंने अपने ही प्रोडक्ट्स का बंच बनाया और बच्चों को वो डिस्ट्रीब्यूट करवाया कि आप अपने बर्थडे में ये मिलेट्स के लड्डू, ये जो हमने मिलेट्स के नमकीन बनाए ये और ऐसे ही वेराइटीज़ का कॉम्बिनेशन बना के आप ये डिस्ट्रीब्यूट करो और देखो कि उनको कैसा लगता है। तो वो मेरे बच्चे वो लेके गए अपने बर्थडे पे, और वो अगले दिन ही इतने सारे ऑर्डर लेके आया कि मम्मी मेरे फ्रेंड ने कहा कि मुझे ये नमकीन चाहिए। तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि चीजें अच्छी बात और क्या होगी कि बच्चे मिलेट्स का सामान मांग रहे हैं, बच्चे मिलेट्स का सामान मांग रहे हैं क्योंकि उनको मतलब है टेस्ट से। लेकिन एज अ मदर, एज अ पेरेंट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें कुछ हेल्दी दें और उनका टेस्ट का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। टेस्ट हमें सब कुछ ही चाहिए होता है, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल, मतलब ये एक मिथ क्रिएट किया गया है, मैं बोलना चाहूंगी कि ये एक मिथ है बहुत बड़ा कि मिलेट्स या हेल्दी चीज बिल्कुल टेस्टी नहीं होती। ये बहुत टेस्टी होती है। और जैसे आपने अभी कहा था कि रागी की रोटियां में काली काली रोटियां समझ के बच्चे पसंद नहीं करते हैं, वो इसलिए क्योंकि रागी को उस तरीके से मार्केट किया गया है। अब चॉकलेट है, चॉकलेट भी तो काली ही होती है, लेकिन हम उसे बहुत फैंसी तरीके से रैप करके उसमें स्वीटनर ऐड करके पता नहीं क्या क्या ऐड करके हमें मिलती है, तो हमें वो बहुत अच्छी लगती है। वो टेस्ट हमारे टेस्ट बड को सेटिस्फाइड कर रही है। तो इसीलिए अगर आपको कुछ हेल्दी भी खिलाना है तो उसको भी टेस्टी, वैरायटी और ऑप्शंस के साथ बनाया जा सकता है, ताकि उनको टेस्ट भी मिले और हेल्थ भी मिले। जीवन में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, क्या ऐसा कभी लगा कि शुरुआत तो कर दी, अब इसे चलाना मुश्किल हो जाएगा? बहुत बार, ये बहुत बार लगता है कि शुरुआत कर दी, सपना था, पर्पस ड्रिवन लाइफ चाहिए थी,
ये बहुत बार लगा, बहुत बार डाउट्स, फेलियर आए, बहुत बार लगा कि अब छोड़ देना चाहिए, अब नहीं होगा। लेकिन हर बार वो वाई जिससे शुरुआत हुई थी, जिससे बाद वो स्मूथ चलती हुई लाइफ पे ब्रेक लगाया था, वो वाई जब आता है सामने तो दोबारा से एक पुश मिलता है कि नहीं, जिसकी वजह से शुरुआत की थी उसको ऐसे तो नहीं जाने दे सकती मैं। दूसरा, जो महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और जिनकी लाइफ में इतना चेंज आता है, वो ही आ जाती है मुझे सपोर्ट करने के लिए कि मैम कोई बात नहीं, जैसा है आप अच्छा कर रहे हो, आप इतना हमारी लाइफ में चेंज लेके आए हो, हमारे फूड से लोगों की लाइफ में, उनके हेल्थ में चेंज आ रहा है, इम्प्रूव आ रहा है। तो टाइम लगता है, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। हर किसी के सफ़र में उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत बार लगता है कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब किसी काम के पीछे एक पर्पस और एक वाई जुड़ा हो तो वही आपको हिम्मत देता है आगे बढ़ने की। आपने ये ठानी थी कि इन महिलाओं को सशक्त बनाना है। आपने उन महिलाओं को रोज़गार दिया, उससे जोड़ दिया। लेकिन आपके थ्रू कितनी महिलाएं हैं जो पर्सनली तौर पर और विकसित हो गई? यस, मैंने कोई डेटा तो ऐसा कैप्चर नहीं किया है, लेकिन 6 महिलाएं हैं जो डायरेक्टली मेरे साथ अभी कनेक्टेड हैं, जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग में जुड़ी हुई हैं, जो बहुत सारी चीज़ों में हमारे साथ काम कर रही हैं। जैसे जो मिलेट्स है उसके प्रोसेसिंग में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है, या हर्बल टीज़ बना रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बुरांस की टी है, नेटल की टी है, या हम लोकल पिकल बनाते हैं, जो फिग अंजीर जिसे हम ड्राई फ्रूट जो हम ड्राई फ्रूट की तरह कंज्यूम करते हैं, जो हमारे यहाँ वाइल्डली फ्रीली अवेलेबल है, उसके पिकल्स बनाते हैं। ट्रेडिशनल स्वीट्स बनाते हैं, मिलेट्स के लड्डूज बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं। तो 6 महिलाएं तो सैलरीड बेस पे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, इनफैक्ट 200 प्लस तो मिनिमम होंगी ही होंगी महिलाएं, जो अलग अलग एरिया से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग एरियाज से हैं, जो इसकी प्रोडक्शन पे काम कर रही हैं, जो अपना उत्पाद हमें देती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं। जो मेरा दूसरा इनिशिएटिव है नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था, जो एनजीओ है, जो वुमेन एम्पावरमेंट पे, स्किल डेवलपमेंट पे काम करता है, वहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मतलब एवरी डे आई गॉट अ कॉल, जो किसी ना किसी स्ट्रगलिंग फेस, एक मेंटल डिस्टर्बेंस, एक सिचुएशन से जूझती रहती हैं और कॉल पे या डायरेक्टली मीट करके काउंसल करती हैं कि ये सारे इश्यूज हैं। बहुत बात होता है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, हम हर किसी के साथ वो शेयर नहीं अपनों से शेयर नहीं कर पाते, बट एक स्ट्रेंजर के साथ हम वो बहुत आसानी से बांट पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं, तो जब मैं उनसे बात करती हूँ, वो अपनी बातें, अपने इश्यूज बताती हैं, तो जब वो डिस्कशन होता है उसके बाद उनकी उनकी पर्सनालिटी में, उनकी मेंटालिटी में, उनकी थॉट प्रोसेस में, माइंडसेट में इतना चेंज आता है कि मतलब वो खुद से, जब वो कुछ दिन बाद जब अपनी चेंजेस की, अपने लाइफ में चेंजेस की, अपने थॉट प्रोसेस में चेंजेस की कहानियाँ सुनाती हैं, तो खुद से एक पुश मिलता है हमें कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है, सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। वो मेरे साथ काम करती हैं लेडीज़, तो जो उनका टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग में भी आधा घंटा मैं उनके लिए निकालती हूँ कि आपको बैठ के ये चीज़ पढ़नी है, लिखनी है, आपको अकाउंट सीखना है, आपको हिसाब किताब सीखना है। मतलब ये नहीं है कि वो आ रही हैं तो अपना आ रही हैं और जा रही हैं, अपना काम करके जा रही हैं। आधा घंटा उनके लिए डेडिकेटेड है, उनको निकालना ही है, और उस बीच में मैंने उनको कुछ ना कुछ नया सिखाना ही है। देश की 40 महिला उद्यमी में शामिल होकर लीडरशिप का खिताब जीता, कितना यादगार पल था आपके लिए? यादगार तो बहुत था, और मैं कहूँगी कि जब हम किसी पर्पस के साथ जुड़े हैं, किसी चीज़ के साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, तो कोई भी उपलब्धि आती है तो वो एक बाय प्रोडक्ट की तरह आती है हमारी लाइफ में। 2023 में ऑलमोस्ट, जब होता है ना, आप बोलते हैं कि आपने कहा कि जब बहुत बार ऐसा फेज़ आया होगा जब आपने सोचा होगा कि मुझसे नहीं होगा, उस समय भी ये फेज़ था जब मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा, और अचानक ये जो 23 वाला था वो विजय लक्ष्मी दास लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड था, तो वो मेरे सामने एज न्यूज़पेपर में आया और वहाँ पे मैंने नॉमिनेशन के लिए अप्लाई किया। वो एक सिंगल अवार्ड था, पूरा देश का एक सिंगल ही अवार्ड था जिसके लिए एक लेडी चुनी जानी थी, और एक दूसरा अवार्ड कैटेगरी था जिसमें 5 लेडीज़ को चुनना था। तो वहाँ पर मुझे सजेशन ये मिला था कि मैं 5 लेडीज़ जिसमें 5 अवार्ड हैं वो वाला चुनूँ, क्योंकि 5 में से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। लेकिन मैंने वो एक चुना, वो लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड, क्योंकि
या तो चाहिए चाहिए तो वही चाहिए, है ना? तो उसके लिए Very nice. चुना। बहुत सारे राउंड हुए, जूरी बैठी, ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हुए। उसके बाद दिल्ली में वो अवार्ड मिला था, 1,51,000 का वो कैश प्राइज़ था। और उसके बाद जो दूसरी अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई, बिल्कुल मैं कहूँगी कि एक जिसे बोलते हैं ब्रेक थ्रू की तरह मेरी लाइफ में आई, जब दोबारा से ये लगा कि मतलब क्या है, अब रुकना मतलब नहीं है। अब रुकना नहीं है, अब रुकना नहीं है, लेकिन अब क्या, ऐसा क्या करूं, मतलब ऐसा क्या चेंज लेके आऊं। तो फिर से एक अपॉर्चुनिटी आई ब्रिटानिया मैरीगोल्ड हर स्टार्टअप शो की, जिसके लिए ये नॉमिनेशन निकले थे, मैंने भी अप्लाई कर दिया था। मतलब एक होता है ना कि मतलब मुझे हमेशा से ये लगता है कि हम हमेशा से कुछ भी करने से पहले ये सोचते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या होगा। मतलब मुझे लगता है कि कर देना चाहिए। अभी भी तो नहीं हो रहा है, कर देंगे तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ तो होगा, एटलीस्ट हमें कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो मैंने अप्लाई कर दिया। मतलब बहुत बड़ा वो था कि आपको 40 लेडीज को सेलेक्ट करना है और लैक्स नंबर ऑफ वुमेन्स है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। उसके भी बहुत सारे राउंड्स हुए, उनकी भी बहुत जूरीज थी जो बैठी। बहुत सारे राउंड के बाद उन्होंने 40 लेडीज़ को सेलेक्ट किया। हैदराबाद में उसका शूट हुआ था और वहाँ पे भी बहुत सारे वो एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने, जो हाँ शेफ़ थी, मास्टर शेफ़ शिप्रा खन्ना थी, एक्ट्रेस थी श्रेया सरन, वो मेन होस्ट थी, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो सेलेक्ट होके वहाँ तक पहुँचना, मतलब खुद को टीवी पर देखना, ये मतलब यही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात थी कि मैं वहाँ तक पहुँची और देश की लाखों महिलाओं में से उन 40 महिलाओं में मेरा नाम आया और मैं वहाँ तक पहुँची। मुंबई से पूरी टीम आई थी जिन्होंने हमारा पूरा शूट किया, यहाँ पे क्या हमारी स्टोरी है उसको कवर किया। और वहाँ पे जब मैं पहुँची और मैंने अपना पिच दिया था कि मैं क्या हूँ कैसे हूँ, तो शिप्रा खन्ना ने मुझे एक बात कही थी कि पहाड़ से निकल के आना, मतलब पहाड़ी जो लोग हैं वो अपने आप में उनके इरादे पहाड़ से मजबूत तो होते ही होते हैं, लेकिन पहाड़ से निकल के यहाँ पे आना और एक नेशनल टेलीविज़न पे पहुँचना और इस स्टेज में आके अपनी बात को कहना और हिमालयन गोल्ड प्रोडक्ट्स को लेके आना, मतलब उन्होंने इतना अप्रिशिएट करा ना, मतलब मेरे लिए वो ही सबसे बड़ा अचीवमेंट था। वो खुद हिमाचली हैं, उसी दिन मुझे पता चला कि वो हिमाचली हैं और वो पहाड़ों के स्ट्रगल्स और चैलेंजेस बहुत अच्छे से जानती हैं। तो मतलब वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। और एक शेफ़ के लिए टेस्ट, मतलब अगर शेफ़ किसी टेस्ट को अप्रूव कर रहा है, मास्टर शेफ़ वो किसी टेस्ट को अप्रूव करता है, तो वो कितना बड़ा एक रिकॉग्नाइजेशन होता है कि हाँ, मतलब जो हम कुछ बना रहे हैं वो कितना ऑथेंटिक है। तो मैं अपने मिलेट्स के लड्डू ही मैंने उनको ऑफ़र किए थे और जब उन्होंने उसको खाया तो उन्होंने कहा कि टेस्ट लेके आना, मतलब किसी भी प्रोडक्ट में टेस्ट लेके आना, ऐसे बहुत सारे शेफ़ हैं जो अलग अलग तरीके से चीज़ें बनाते हैं और हर किसी का अलग अलग टेस्ट होता है, लेकिन ये जो टेस्ट है ये पूरा ट्रेडिशनल है। इसके अंदर पूरा टेस्ट आ रहा है कि ट्रेडिशनल ही प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं और पूरा एक पोषण पूरा भी है। पूरा पोषण भी है। मतलब उन्होंने अपनी जगह पे खड़े होकर क्लैप करा था उस प्रोडक्ट के लिए, उन मिलेट्स के लड्डूज़ के लिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एक्ट्रेस श्रेया शरण, जो एक्ट्रेस कितना चूज़ी होते हैं अपने खाने के लिए, उनको खाना ही नहीं होता है कि मेरे को कैलोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो हाफ केजी का लड्डू का बॉक्स वो दिन भर लेके खाती रही। मतलब वो हर जगह जिससे मिल रही थी वो यही कह रही थी कि आपने गौराज का लड्डू खाया, गौराज का लड्डू खाया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम जो कर रहे हैं वो सच में बहुत बहुत अच्छा है और यहाँ पे आप तो हमें रुकने वाली बात नहीं है। मतलब अगर आपके प्रोडक्ट को इतने बड़े लोग और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और ये लोग सब अप्रिशिएट करते हैं, तो अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं और अब पीछे मुड़ के तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। तो बिजनेस में कितनी मुश्किलें आई? बिज़नेस करना ही सबसे बड़ा चैलेंज था कि बिज़नेस स्टार्ट तो कर दिया था, पर ना मार्केटिंग का आइडिया था, ना फूड का प्रोडक्ट था, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, कैसे प्रोसेस होना है, कैसे पैकेजिंग होनी है, कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन विजन क्लियर था। तो इसी विजन के साथ हमने गौराज वैली फूड को स्टार्ट किया। जब हमने स्टेप इन किया उसके बाद ही चीज़ें समझ में आई, उसके बाद ही चीज़ें समझ में आई कि फूड प्रोडक्ट को कैसे लेके आना है,
कैसे उसके रिसोर्सेज हैं, कहाँ से वो कलेक्ट हो रहा है। अच्छा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, मोर देन ऑर्गेनिक कैटेगरी का होता है, इतने अच्छे एनवायरनमेंट पे वो ग्रो होता है, इतना अच्छा हवा पानी उसको मिलता है। लेकिन जब हम उसको ऐसे ही रख देते हैं, तो क्योंकि उसके हमने कुछ केमिकल यूज़ नहीं करा है, उसके शेल्फ लाइफ में इश्यू आया, तो फिर से वो नया चैलेंज आया कि अब इसकी शेल्फ लाइफ में कैसे काम किया जा सके। तो फिर से क्योंकि ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट है, और प्रॉब्लम उन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के साथ आ रही है, तो ट्रेडिशनल ही सॉल्यूशन ढूंढा जाए। इसलिए मैंने अपने बड़ों से, जो हमारे घर में मेरी सास हैं या बड़े लोग हैं, उनसे बातें करी, दादी लोग हैं, उनसे पूछा कि इन प्रोडक्ट्स को पहले भी तो अनाज को इतने टाइम के लिए स्टोर किया जाता होगा, तो कैसे स्टोर किया जाता था, या इनको इतने टाइम के लिए रख रहे हो, इसमें कीड़ा लग गया, वेस्टेज हो गया, तो क्या। तो उन्होंने जो ट्रेडिशनल मेथड बनाए, फिर वही ट्रेडिशनल मेथड्स को हमने यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ में यूज़ किया। जैसे जो हमारी दालें होती थी, उसमें हम सरसों का तेल मल के रखते थे कि उसमें बाहर से कीड़ा ना लगे, या फिर उसमें हल्दी की गांठें ऐड कर देते थे, या फिर नीम के पत्ते, लहसुन या नमक की जो डली आती है उसको ऐड कर देते थे, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहती थी। या उनका कहना ये भी था कि जो हमारे लकड़ी के बड़े बड़े मंच वगैरह बनते थे, उसके अंदर भी जब अनाज को रखा जाता था, तो उससे उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी रहती थी, क्योंकि उसके अंदर एक ऑयल होता है, वुड के अंदर जो वो ऑयल निकलता रहता था, मतलब उसके ऑयल की स्मेल से वो कीड़ा उसको ख़राब नहीं करता था। तो ट्रेडिशनल चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए हमने उनके प्रॉब्लम्स को भी ट्रेडिशनल तरीके से ही सॉल्व किया। मार्केटिंग की समझ नहीं थी कि ऐसे क्या करना है, लेकिन चीज़ें ये थी कि जो हमारा प्रोडक्ट है ये सिर्फ कल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक कल्चरल कुजीन नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट हेल्थ सॉल्यूशन है। हर चीज़ जो पहाड़ों में उग रही है वो अपने हर्ब्स की, अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए, मतलब उनसे भरपूर है। तो उनको सिर्फ कल्चर के नाम पे हम प्रमोट ना करें, बल्कि उनके हेल्थ बेनिफिट्स का एक एंगल दुनिया को दिखाएं। इनफैक्ट उसके बाद मैंने उन प्रोडक्ट्स की स्टडी शुरू करी, जैसे हम बुरास की टी बनाते हैं, जो इतना अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर काम करता है, हार्ट हेल्थ के लिए, शुगर के लिए, स्किन के लिए इतना हेल्पफुल है। लेकिन उसको शुगर के साथ प्रोसेस करने के बाद वो जो स्क्वैश बनता है, उससे उसकी वैल्यूज़ ही पूरी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमने उसके हर्बल टीज़ बनाई, ताकि वो जो चीज़ है, वो प्रोडक्ट की जो ऑथेंटिसिटी है, वो आप हर किसी को मिले, जो शुगर वाला पेशेंट है या जो शुगर को नहीं खाना चाहता है। नेटल की टीज़ बनाई, जैसे हम लोग झंगोरा प्रोक्योर करते हैं, कौड़ी, छीणा, फॉक्सटेल मिलेट, प्रोसो मिलेट्स, ये सारी चीज़ें हम गाँव से प्रोक्योर करते हैं। उसके बाद उसको ग्रेडिंग, स्केलिंग, पैकेजिंग करके यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। रागी हो गया, जो बहुत हमारे गांव में ख़त्म होता जा रहा था, मंडवा, वो भी धीरे धीरे उसका भी प्रोडक्शन बढ़ा। जितने सारे लोग हमसे जुड़े हैं, उन्होंने उसका प्रोडक्शन बढ़ाया। आज रागी का आटा, रागी के लड्डू, रागी के नूडल्स, इस तरीके से हम रागी को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि प्रोडक्शन भी बढ़े और लोगों को एक अच्छा हेल्दी फूड भी मिले। और जो हमारा, जैसे यहाँ पे ट्रेडिशनली फिग होता है, तिमला होता है या लिंगड़ा होता है, इन सब चीज़ों के पिकल्स बनाते हैं। जो पहाड़ों में पहले बड़ियाँ होती थी, दाल की बड़ियाँ बनाते थे, उसी तरीके से आज भी हम उन दालों से, गेहूं की दाल, मूंग की दाल, उनकी बड़ियाँ बनाते हैं। जो लोकल पल्सेस हैं, इतना उसमें प्रोटीन होता है, सोयाबीन है या काला भट्ट है या यहाँ का नौरंगी, अलग अलग जगह की जो लोकल पल्सेस हैं, ये इतना प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती हैं। ये प्रोक्योर करते हैं। तो प्रोक्योर करते हैं, उसके बाद उसको एक अच्छी नेचुरल तरीके से उसकी शेल्फ लाइफ को मेंटेन करते हुए, एक अच्छे इको फ्रेंडली पैकेजिंग के साथ, एक अच्छे ग्रेडेड क्वालिटी के साथ लोगों के साथ सामने जब लेके आते हैं, तो लोग उस चीज़ की वैल्यू को समझते हैं कि हाँ, हमें जो दाल मिल रही है वो पूरी क्लीन है, ग्रेडेड है, अच्छी तरीके से मिल रही है, हमें उसमें टाइम नहीं लगाना, अच्छी पैकेजिंग में मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात हेल्दी है। तो लोगों के टाइम को सेव कर रहा है, उसको हेल्दी मिल रहा है। जो इको कॉन्शियस हैं, उनको भी एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, लोगों की आजीविका के लिए अच्छा है। तो एक तरीके से ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो करना तो बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ा पाती? एक मैसेज हमेशा से मेरा यही रहा है कि हर महिला, मैं कहूँगी एवरी सिंगल वुमेन अपनी लाइफ में कुछ तो करना चाहती है, उसके अंदर है कि उसे कुछ तो करना है। अच्छा, वो क्या कुछ होता है, कई बार हमें वो क्लैरिटी नहीं मिलती है कि वो क्या है।
तो जो हमारे कदम रुकते हैं मुझे लगता है वो परफेक्शन के लिए रुकते हैं। हम तब तक अपने कदम रोकते हैं जब तक हमें वो परफेक्ट आंसर नहीं मिलता है कि जिस दिन मुझे सब चीज़ परफेक्ट होगा उस दिन से शायद मैं अपनी शुरुआत करूँगी। तो सबसे बड़ा मैसेज मेरे लिए तो यही है वुमेन्स के लिए कि परफेक्शन का वेट बिल्कुल मत करो, बिल्कुल भी परफेक्शन का वेट मत करो, स्टेप ले लो बस। हारना सबकी लाइफ में होता है, जो आगे बढ़ रहा है वो भी हार रहा है, ऐसा नहीं है उसकी लाइफ सब कुछ बहुत अच्छी चल रही है, वो भी हार रहा है, हर दिन उसको ठोकर भी लग रही है क्योंकि हर दिन उसके लाइफ में नया चैलेंज है। हार आएगी, हार से हमें डरना नहीं है, हमें अपनी लाइफ को ना एक स्विच मोड पे लेके आना है, एक गियर स्लोली, जैसे हम गाड़ी का गियर चेंज करते हैं ना 1 2 3 4, ऐसे अपनी लाइफ को पहला गियर में तो डालो ही डालो, तो कुछ तो चेंज लेके आओ। परफेक्शन का वेट मत करो और हार से कभी डरो मत। और दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं जो हमें रोकती है वो ये भी है कि हमारा नेटवर्क कैसा है। हम जो भी महिलाएं होती हैं वो अपने आसपास अपने नेटवर्क को उतना ध्यान से देखती नहीं है। जब हम जिस काम में, जैसे आप मीडिया से हैं, आपके नेटवर्क में कौन से ऐसे लोग होंगे, इसी प्रोफेशन के होंगे, ऐसे ही होंगे जो वर्किंग होंगे, तो वो भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके सोच में, माइंडसेट में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आते हैं। आप उनकी लाइफ को देखती हैं तो आप उनकी लाइफ से कुछ सीखती हैं, किसी की लाइफ से आपको पुश मिलता है ना। तो वो तभी होता है जब हमारा नेटवर्क वैसा हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप वैसे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो जो ऑलरेडी, जिस नेटवर्क के साथ मतलब आप अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हो उसी टाइप के लोग आप अपनी लाइफ में चुनो, उन्हीं लोगों के साथ मिलो, जुलो, बात करो, उससे आपको धीरे धीरे आपके माइंडसेट में चेंज आएगा। और अगर आपने कुछ भी ऐसा सोचा है कि मुझे ऐसा करना है तो किसी भी परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, सीधा स्टार्ट कर दो। और स्टार्ट करने से मतलब दूर देखने से, हमें सिर्फ दूर से रहने से हम सिर्फ बता ही सकते हैं, मतलब अंदाजा ही लगा सकते हैं कि अच्छा होगा बुरा होगा, लेकिन जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक हम उसकी एक्चुअल स्थिति नहीं बता सकते हैं। तो जब तक हम स्टेप इन नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टेप इन करने से बिल्कुल भी डरना नहीं है, स्टेप तो ले ही लो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अभी भी तो कुछ नहीं हो रहा है वैसे भी। हमसे जुड़ने के लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।